गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सीएम के शपथ के 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। रविवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में बतौर सीएम भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी। सीएम पद की रेस में नितिन पटेल और मनसुख मंडाविया जैसे बड़े नाम थे, लेकिन बीजेपी ने एक नए चेहरे पर दांव चला और पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपेंद्र पटेल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के बाद गुजरात बीजेपी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। भूपेंद्र पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद विजय रूपाणी ने उन्हें गले लगाया। नितिन पटेल ने भी शुभकामनाएं दी। सभी नेताओं ने भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही और बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। भूपेंद्र पटेल पहली बार ही विधायक बने हैं और आज वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पटेल को मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समाज के नेता हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से उन्होंने रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे। गुजरात से जितनी चौंकाने वाली विजय रूपाणी की विदाई रही, उतना ही चौंकाने वाला रहा नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम। मोदी, शाह और नड्डा की अगुवाई वाली बीजेपी ने यहां भी सरप्राइज फैक्टर को बरकरार रखा। वो सरप्राइज फैक्टर जो मोदी शाह ब्रांड बीजेपी की राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुका है। जब विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के त्रिमंदिर में जाकर प्रार्थना की। इसके बाद भूपेंद्र पटेल जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए शीर्ष अदालत से 13 नवंबर तक का वक्त मांगा था। पेगासस मामले की याचिकाओं में जासूसी कांड के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पेगासस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट चिट फंड घोटाला मामले में सीबीआई आज पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने बीते दिनों पूछताछ के लिए पार्थ चैटर्जी को समन भेजा था। पार्थ चैटर्जी पर निवेश पर बेहतर रिटर्न की पेशकश करके लोगों को ठगने का आरोप है। इसी साल मार्च महीने में भी सीबीआई की ओर से पार्थ चैटर्जी को समन भेजा गया था, लेकिन तब भी वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। वरुण गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कुछ सुझाव रखे हैं। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में गन्ने की कीमतों में इजाफा करने, गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर बोनस देने, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दोगुनी करने और डीजल पर सब्सिडी देने की मांग की है। इससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया था और उन्हें ही अपना भाई बंधु बताते हुए कहा था कि सरकार को उनसे दोबारा बातचीत करनी चाहिए ताकि सर्वमान्य हल तक पहुंचा जा सके। श्रीनगर में आतंकवादियों ने रविवार को पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। पुराने श्रीनगर के खनियार इलाके में हुए इस हमले में सब इंस्पेक्टर अरशीद मीर को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान अरशद शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पुलिसकर्मी को निशाना बनाया। हमला करने के फौरन बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च अभियान शुरू कर दिया। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक आतंकी पीठ पीछे से पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला करते हुए देखा जा रहा है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया। कुशीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आज गरीबों को राशन मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बाजान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। उन्होंने कहा कि आज इन गरीबों का राशन कोई हजम नहीं कर सकता। अगर कोई गरीबों का राशन हजम करेगा तो वो जेल जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि याद रखिएगा कि बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा ही, इसलिए जातिवाद वंशवादी मानसिकता को जनता बर्दाश्त न करे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता राम भक्तों को गोली मारने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रायबरेली जाते वक्त रास्ते में प्रियंका गांधी ने एक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। रायबरेली में प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं के साथ बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के अपराधियों को टिकट न देने के ऐलान का स्वागत किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मायावती को सद्बुद्धि आई है तो ये स्वागत के योग्य है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका मकसद योगी सरकार के राज में यूपी में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना है। यूपी के हापुड़ में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में योगी सरकार में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यूपी में माफियाओं को खत्म करने का काम किया है। आशुतोष टंडन ने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम सबका समर्थन है। उन्होंने 2022 में भी यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद 14 सितंबर को अयोध्या में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालेगी। भवानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले भवानीपुर से अलीपुर तक एक रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, दिनेश त्रिवेदी भी शामिल होंगे। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने चुनावी हिंसा को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को जीने का अधिकार है। शिवसेना ने ऐलान किया कि वो यूपी और गोवा का चुनाव लड़ेगी। 403 सीट वाले यूपी में शिवसेना 80 से 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। संजय राउत ने दावा किया कि किसान संगठन भी शिवसेना का समर्थन कर सकते हैं। गोवा की 40 में से 20 सीटों पर शिवसेना उम्मीदवार उतारेगी। इंदौर में कोरोना और गणेश उत्सव को लेकर धारा 144 है, पर एक विधायक ने नियमों को ताक पर रख दिया। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के जन्मदिन के जश्न में हजारों लोग जुटे। पुलिस प्रशासन नदारद दिखा। ये सब तब हुआ जब आदेश है कि गणेश उत्सव से लेकर किसी भी समारोह में 10 लोगों से ज्यादा एक साथ जमा नहीं हो सकते। भीड़ के बीच में विधायक जी खुद को मास्क लगाए थे, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों गायब थे। राजस्थान के भरतपुर में भी चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के स्वागत समारोह में भी जमकर भीड़ जुटी। कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किसी को नहीं थी। धौलपुर में देवछठ पर लगने वाले लक्खी मेला पर कोरोना की वजह से रोक लगाई गई थी, लेकिन लोग वहां पहुंच गए थे। भीड़ जमा होने से रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।
अफगानिस्तान में बदल रहे हालातों के बाद एससीओ की मीटिंग बेहद अहम होने वाली है, जहां पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस बैठक में भारत अफगानिस्तान का मुद्दा उठ सकता है। इस बैठक में भारत के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे मुल्क शामिल होंगे। अफगानिस्तान के हालातों के बीच पहली बार किसी बैठक में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पीएम मोदी साथ में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले चीन और रूस के साथ भारत ब्रिक्स सम्मेलन शिरकत कर चुका है। काबुल एयरपोर्ट एक बार फिर चालू हो गया, जहां कतर और तुर्की की मदद से घरेलू उड़ानें शुरू की गई हैं। यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि एयरपोर्ट पर अब भीड़ नजर नहीं आ रही, वहीं एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद एयरपोर्ट अमेरिका के जिम्मे था। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद एयरपोर्ट कुछ दिनों तक बंद रहा। तालिबानी फरमान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तालिबान के नेताओं ने शरिया को लेकर एक लेक्चर का आयोजन किया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 युवतियां शामिल हुई। सभी युवतियां सिर से पांव तक बुर्के में ढकी हुई थी। युवतियों को शरिया कानून मानने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान हर युवती के हाथ में तालिबान का झंडा भी था। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह ड्रेस कोड जारी किया। इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान भी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठाने का फरमान जारी किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चीन समेत कुछ दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से मुलाकात की है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईएसआई चीफ ने चीन के अलावा रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की है। आईएसआई चीफ की इस मुलाकात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनवाने में पाकिस्तान का ही हाथ माना जा रहा है। अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अमेरिका में 9/11 हमलों की 20वीं बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर नजर आया। पिछले साल दिसंबर में जवाहिरी की मौत की खबर आई थी। तब कहा गया था कि वो बहुत बीमार था, इसी के चलते उसकी मौत हुई। इजरायल ने गाजा पर किया जबरदस्त हवाई हमला। फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट हमले के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर हमला किया। फिलिस्तीनी कैदियों के इजरायली जेल से भागने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में बढ़ी है तल्खी।